Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. सो गाइज लेट्स मूव अहेड इन अ कोर्स। और आज हम मॉड्यूल 6 स्टार्ट करेंगे। ये आखिरी मॉड्यूल है कोर्स का, इसके बाद अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम ओपन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट देखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारी क्या लर्निंग्स रहने वाली, क्या हम लर्निंग्स इसमें अचीव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़रूर इसको अच्छे से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा इसके। बैलेंस ऑफ ट्रेड फिर हम देखेंगे क्या होता है, इसी के अंदर हैं सारे पार्ट, जिसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर आता है। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है ये देखेंगे हम। एफडीआई और एफआईआई क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स कैसे होते हैं और इसके एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स से हमारे करंट और कैपिटल अकाउंट्स पे कैसे इफेक्ट आता है और क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम्स के। पहले तो ये हम एक्सचेंज रेट सिस्टम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। फिर हम मैनेज फ्लोटिंग रेट्स देखेंगे और डर्टी फ्लोट जिसको हम बोलते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद हम एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे टिफिन्स डिलेमा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने से पहले हम थोड़े थोड़े टर्म्स को डिस्कस करते हैं कि ओपन इकोनॉमी क्या होता है। ये मैं पहले भी आपको शायद पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि ओपन इकोनॉमी क्या होता है कि जो ऐसी इकोनॉमी जो बाहर की कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करे, है ना। ओपन हो इकोनॉमी, अगर कंट्री आपस अपने ही डोमेस्टिक मार्केट में बस ट्रेड अलाउड है, बाहर से कोई इंपोर्ट अलाउड नहीं है और बाहर कोई एक्सपोर्ट भी अलाउड नहीं है, तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि बाहर से कोई रिलेशन नहीं है इसका। जब कोई कंट्री इंपोर्ट भी कर रही होती है और एक्सपोर्ट भी कर रही होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब कि ओपन है, वो बाहर के कंट्रीज़ के लिए ट्रेड करने के लिए ये इकोनॉमी ओपन है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, क्योंकि इट इंटरेक्ट्स विद अदर कंट्रीज थ्रू वेरियस चैनल्स। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि इट इज़ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटिटीज़ इन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। समझो उसको क्या बोल रहा है। जैसे मान लो कि इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया क्या करता है, इंडिया यूएस से भी डील करता है, यूएस से भी ट्रेड करता है, चाइना से भी ट्रेड करता है, यूएई से भी मतलब ट्रेड करता है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डील करता है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डील करता है। तो हो सकता है यूएस से कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करता है इंडिया, है ना, और कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है, करेक्ट। ऐसे ही सब सब कंट्रीज़ के साथ है। चाइना से भी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा आता है, एक्सपोर्ट कम जाता है। ठीक है, यूएई में एक्सपोर्ट ज़्यादा जाता है, इंपोर्ट कम आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत कंट्रीज़ के साथ इंडिया डील करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, एकदम ही लेमैन तरीके से समझते हैं कि बैलेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लो मान लो आप हो। ठीक है, लेट्स से दो इंडिविजुअल्स हैं, एक आप हो और एक दूसरा वाला है। ठीक है, एक दूसरा वाला है, इसके पास एप्पल्स हैं। ठीक है, और आपके पास चॉकलेट है। ठीक है, चॉकलेट है 10 रुपये की। ठीक है, और ये एक एप्पल 15 रुपये में देता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप इसको अपना चॉकलेट बेचते हो। ठीक है, आप अपना इसको चॉकलेट बेचते हो, तो ये आपको कितने रुपए देता है, ये आपको 10 रुपये देता है उसके बदले। ठीक है, 10 रुपीज़। अब क्या है, आपको एप्पल ख़रीदना है, तो आप क्या करते हो कि इससे एप्पल ख़रीदते हो। ठीक है, और इसको आप कितने दोगे, 15 रुपये दोगे। करेक्ट, समझ में आ रहा है, 15 रुपये दोगे। तो अब आप बोलते हो कि यार मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपये हैं, क्योंकि आपने मेरे को 10 रुपये, मेरे पास 10 रुपये अपने प्रोडक्ट से बेचने से आए थे, तो मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपये हैं, तो पर ये मांग तो 15 रुपये रहा है। तो ये जो -5 रुपीज़ है, ये क्या हुआ, ये बैलेंस है आपकी पेमेंट का। आप इसको सिर्फ 10 रुपये ही दे पाओगे फॉर द टाइमिंग, और 5 रुपये बाद में दोगे। तो ये 5 रुपये क्या है, ये 5 रुपये बैलेंस हो गया आपकी पेमेंट का। ठीक है, एकदम ही सिंपल टाइप से समझा रहा हूँ, एकदम समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक्चुअली में थोड़ा अलग होता है, बट मतलब क्या है इसका, वो बेसिक मीनिंग समझा रहा हूँ मैं। कि आपने इससे 10 रुपये की कोई चीज़ ली, आप मतलब सॉरी आपने इसने आपसे, ये ए इंडिविजुअल है, ये बी इंडिविजुअल है। ठीक है, बी ने ए से एक चॉकलेट लिया, जिसके लिए उसने उसको 10 रुपये दिया। ठीक है,
अब ए को अगर एप्पल चाहिए तो उसको उसको 15 रुपये देने पड़ेंगे, कंसिडरिंग इसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, ठीक है, तो इसको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये बोलेगा कि यार अभी आप 10 रुपये ले लो, ठीक है, अभी आप 10 रुपये ले लो, बाद में मैं आपको 5 रुपये दे दूंगा, ठीक है। तो ये 5 रुपये बैलेंस हो गया तुम्हारी पेमेंट पे, कि ये बचा हुआ है बेसिकली, है ना, ये 5 रुपये बचा हुआ है आपकी पेमेंट पे, ठीक है, ये आपको देना है वापस, करेक्ट। तो इसी ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है ना, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में। मान लो ये ए जो कंट्री थी वो इंडिया थी, ठीक है, ए कंट्री थी वो इंडिया थी, और बी कंट्री लेट से चाइना है, ठीक है। तो जब ये चाइना है ना, चाइना है, अब मैंने क्या किया, इंडिया ने इंपोर्ट किया, मान लो इंडिया ने एप्पल्स इंपोर्ट किए चाइना से, तो वो उसको 15 रुपये देगी, ठीक है, 15 रुपये देगी। और जब चाइना कुछ चीज़ इंपोर्ट करता है तो वो 10 रुपये देगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आ गया 5 रुपये का, 5 रुपये आपको इंडिया को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा चाइना को। तो यही सब इंक्लूडेड होता है किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट यही होता है कि जो कंट्री है, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो होता है बिटवीन द एंटिटीज़, जो मतलब इंडिया में जो फर्म्स हैं, ठीक है, इंडिया में जो फर्म्स हैं और जो दूसरी कंट्रीज़ में जो फर्म्स हैं, ठीक है, वो जब आपस में ट्रांजैक्ट करते हैं, तो उसका जो पूरा लिखा जोखा होता है ना, पूरा अकाउंटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ गया क्या होता है, ट्रांजैक्शंस बिटवीन द एंटिटीज़ इन वन कंट्री, एंटिटीज़ मतलब जो फर्म्स हैं, जो कंट्रीज़ में जो इंडिया में फर्म्स हैं, वो जब बाहर की कंट्रीज़ के साथ, जो चाइना में फर्म्स हैं उनके साथ जब ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये कंसेप्ट है बेसिक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब इसमें एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ होती हैं। अब करेंट अकाउंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आता है, अभी हम आगे देखेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या कैसे कैसे डिवीजन है, बट अभी के लिए आप समझो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट मतलब जो रेगुलर चीज़ हो रही है, जैसे हमने जब बजट पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था ना रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट, वैसा ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अगर जो ट्रांजैक्शन है वो रेगुलरली पीरियोडिकली होते हैं तो वो आते हैं करंट अकाउंट में, ठीक है। करंट मतलब अभी का, प्रेजेंट मतलब लेस देन 1 ईयर, और कैपिटल मतलब जो कैपिटल चीज़ों में इन्वेस्ट होता है, जो कैपिटल चीज़ों में पैसा आ रहा है या जा रहा है, उस अगर चीज़ों में इन्वेस्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अभी आगे देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 1920 जो आई थी, इस वाले में तो इस वाले में भी पोजीशन इम्प्रूव हुई है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे 1920 आई थी उसमें बोला था कि जो इंडिया की पोजीशन है एज अ विद रिस्पेक्ट टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट वो इम्प्रूव हुई है, ठीक है। 2013-14 में अगर हम बात करें तो वो $304 बिलियन था, ठीक है। अब हो गया है वो $412 बिलियन, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट 2018-19 में। और अभी जब कोविड आया तो इम्पोर्ट्स कम हो गए इंडिया के, जब इम्पोर्ट्स कम हुए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हुआ है इंडिया का और ज़्यादा, ठीक है। तो चाइना के साथ जो डेफिसिट है वो इम्प्रूव हुआ है, मतलब डेफिसिट कम हो गया चाइना के साथ, यूएसए के साथ डेफिसिट कम हो गया, यूएसए के साथ तो खैर है नहीं डेफिसिट, बट मतलब चाइना के साथ डेफिसिट कम हो गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यूएसए के साथ इंप्रूव हुआ है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगे हैं यूएसए में, ठीक है, तो सरप्लस बढ़ गया है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसको रिकॉर्ड कौन करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिकॉर्ड करता है आरबीआई। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है, ये ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या कैसे इसका डिवीजन होता है, ठीक है। तो जैसे मैं बोला था बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट मतलब जो रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है उसको हम करंट बोलते हैं। कैपिटल मतलब जो कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे मान लो कि कोई कंपनी इंडिया में है, ठीक है, तो कोई कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए बाहर से पैसा आया है, ठीक है, तो दैट वुड बी अ कैपिटल अकाउंट, दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल अकाउंट। चलो देखते हैं अब करंट अकाउंट किस में डिवाइडेड है, तो ये समझ में आ गया, दो चीज़ें हैं, करंट कैपिटल। बैलेंस ऑफ पेमेंट दो चीज़ों से बनता है, करंट और कैपिटल। करंट के अंदर दो चीज़ें फिर से होती हैं, विजिबल और इनविजिबल, ठीक है। आप देखेंगे कि विजिबल क्या होता है और इनविजिबल क्या चीज़ होती है, विजिबल अकाउंट्स क्या होते हैं और इनविजिबल अकाउंट्स क्या होते हैं। तो विजिबल अकाउंट्स में हमारे गुड्स आते हैं, ठीक है। तो जो भी गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, चाहे वो इम्पोर्ट हो रहा है चाहे वो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो किस में आता है, विजिबल में, ठीक है। तो जो चीज़ें बाहर से इंडिया में आ रही हैं, मान लो आप चाइना से कोई टॉयज़ इंपोर्ट कर रहे हो, राइट, कोई टॉयज़ इंपोर्ट कर रहे हो और आप चाइना को कुछ फ्रूट्स भेज रहे हो, ठीक है, फ्रूट्स वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये जो चीज़ है ना, ये सब किस में आएगा, ये गुड्स हैं दोनों, दीज आर टैंजिबल गुड्स, राइट, इसको हम छू सकते हैं, तो दिस कम्स अंडर विजिबल गुड्स, ये हम देख सकते हैं, दिस कम्स अंडर विजिबल गुड्स, ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जो भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं मर्केंडाइज का या फिर टैंजिबल आइटम्स का, वो किस में आता है, वो विजिबल में आता है, ठीक है। अब देखते हैं इनविजिबल में क्या आता है, जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो किस में आता है, विजिबल में, ठीक है। विजिबल जो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो किस में आता है, विजिबल में, ठीक है। तो विजिबल में बेसिकली गुड्स आते हैं, ठीक है।
इनविजिबल में क्या आएगा, जिसको आप छू नहीं सकते, आप छू किसको नहीं सकते, सर्विसेज को आप छू नहीं सकते, ठीक है। सर्विसेज आ गई सबसे पहले इनविजिबल में। अब दो टाइप की होती हैं, एक होती है फैक्टर और एक होती है नॉन फैक्टर। क्या मतलब है फैक्टर नॉन फैक्टर का, आगे देखेंगे, बट मैं थोड़े बेसिक में बता देता हूँ। फैक्टर मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज होती हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता था, लैंड, लेबर, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, यही सब आता था ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। वो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वो वाली जो सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड करते हैं, मान लो आप किसी कंट्री को लेबर प्रोवाइड कर रहे हो, आप किसी कंट्री को लैंड प्रोवाइड कर रहे हो, या एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो किस में आ जाएंगी, वो फैक्टर सर्विसेज में आ जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं वो किस में आएंगी, वो नॉन फैक्टर सर्विसेज में आ जाएंगी, ठीक है। तो समझ में आया, फैक्टर सर्विसेज में क्या है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज हैं, जैसे मान लो आप लेबर प्रोवाइड कर रहे हो, लैंड प्रोवाइड कर रहे हो, कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सब किस में आ जाएगा, फैक्टर सर्विसेज में, ठीक है। और नॉन फैक्टर सर्विसेज में इसके अलावा जितनी चीज़ें, जैसे इंटरेस्ट हो गया, आगे देखेंगे क्या है, तो अभी बेसिक समझ लो। दूसरा क्या आता है इनविजिबल में, इनकम आता है, ठीक है। अब इनकम में क्या क्या आता है, इनकम कैसे कैसे आ सकती है, प्रॉफिट से आ सकती है, इंटरेस्ट से आ सकती है। मान लो आपने बैंक में आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, मान लो आपने फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ से आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। या फिर आपने इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से भी आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो किस में आएगा, वो इनविजिबल इनकम में आएगा, ठीक है। इनविजिबल है, और फिर दूसरा है इनकम। उसमें पहला आया प्रॉफिट्स। प्रॉफिट मान लो आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ उसका वैल्यू बढ़ गया, तो वो प्रॉफिट हो गया आपको, है ना। डिविडेंड्स, आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है, तो वो हो गया। तो समझ में आया क्या हुआ, पहला पार्ट था सर्विसेज। सर्विसेज में दो चीज़ थी, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट आता है इनकम। इनकम में कहाँ कहाँ से इनकम आ सकती है, प्रॉफिट से आ सकती है, इंटरेस्ट से आ सकती है, डिविडेंड से आ सकती है, इसके अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं। और उसके बाद तीसरे है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स मतलब जो जिसके लिए आप कोई सर्विस पे नहीं करते हो, जैसे डोनेशंस हो गई, जिसके लिए कोई एक्सचेंज नहीं होता, जैसे डोनेशन, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज, है ना। तो ये रेमिटेंसेज बाहर से आती हैं, दुबई से इंडिया में रेमिटेंसेज आती हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये करंट अकाउंट में आता है। तो बाहर से जो रेमिटेंसेज आती हैं वो किस में आती हैं, करंट अकाउंट में। जो भी गिफ्ट्स आ रहे हैं बाहर से, डोनेशंस आ रही हैं बाहर से, ठीक है, इसके लिए आपको कुछ रिटर्न में सर्विसेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तभी इसको बोलते हैं हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है। हमने पढ़ा था ना पिछले भी लेक्चर्स में कि गवर्नमेंट की जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं, जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है उनका मतलब क्या होता है, आप कुछ चीज़ दे रहे हो जिसके बदले आप कोई सर्विस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, ना ही आपको मिल रही है, ठीक है। तो वो होती है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। उसमें क्या आ जाता है, डोनेशंस आ जाती हैं, गिफ्ट्स आ जाते हैं, और रेमिटेंसेज आ जाती हैं, ठीक है। रेमिटेंसेज बाहर से आती हैं, और ये सारे भी बाहर से भी हो सकता है और अंदर से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी जो एक्सचेंज है, मतलब हो सकता है ना कि कोई फॉरेनर हो, कोई फॉरेनर इंडिया में हो, और फॉरेनर अपनी कंट्री में रेमिटेंस भेज रहा हो, है ना। और ऐसा भी हो सकता है, कोई इंडियन सिटीज़न फॉरेन में हो और वो इंडिया में रेमिटेंस भेज रहा हो, तो ये जो नेट होगा ना वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, नेट ट्रांसफर्स। तो वो सब इसमें आता है। तो समझ में आया क्या आता है। तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट पढ़ रहे थे। करंट अकाउंट में दो चीज़ें हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल में हमारे गुड्स आते हैं, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, ठीक है। और इनविजिबल में क्या आता है, सर्विसेज आती हैं, इनकम आती है, ट्रांसफर्स आते हैं। सर्विसेज के अंदर दो चीज़ें हैं, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। इनकम के अंदर तीन चीज़ें हैं, प्रॉफिट्स, कैसे कैसे इनकम आ सकती है, प्रॉफिट से आ सकती है, इंटरेस्ट से आ सकती है, और डिविडेंड से आ सकती है, ठीक है। और तीसरा पार्ट था इनविजिबल में, ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स में क्या आता है, डोनेशंस, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस, ठीक है। रेमिटेंसेस जो आप बाहर से इंडिया में ट्रांसफ़र करते हो, या इंडिया से कोई फॉरेनर बाहर ट्रांसफ़र करेगा, वो उसके लिए रेमिटेंस होगी कंट्री के लिए, ठीक है। तो वो हो गया इनविजिबल। अब देखते हैं कैपिटल में क्या है। कैपिटल में क्या क्या आ सकता है, कैपिटल आप मान लो कोई कंपनी बाहर से, ठीक है, कोई बाहर वाली कंपनी इंडिया में अपना प्लांट लगा रही है, जैसे मान लो BMW है, ठीक है। BMW जर्मनी की कंपनी है, राइट। अब BMW अगर अपना चेन्नई में प्लांट लगा रही है, चेन्नई में अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर रही है, तो दैट इज़ एन FDI, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज़ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल पूरा डेवलप हो रहा है, पूरी कंपनी डेवलप हो रही है, राइट। तो ये एक पार्ट हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। तो इसमें क्या आएगा, एक तो FDI आएगा, और दूसरा क्या आएगा, FII। क्या मतलब है इसका FDI का, FDI इज़ अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FII इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो FDI क्या होता है कि देखो, FDI क्या होता है, जब कोई बाहर की कंपनी, ठीक है, जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है और उसका मैनेजमेंट कंट्रोल लेती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड, मतलब कोई मैनेजमेंट स्टेक लेती है, दैट इज़ कॉल्ड FDI। मतलब जैसे मान लो, जैसे मैंने BMW का आपको एग्जांपल दिया कि BMW जो है, ये एक एग्जांपल हो गया कि BMW अपना चेन्नई में प्लांट एस्टैब्लिश कर रही है, तो वो पैसा इन्फ्यूज़ करेगी इंडिया में आके, तभी तो पैसा लगाएगी, तभी तो प्लांट बना पाएगी, ठीक है। तो ये भी एक FDI हो गया, ठीक है।
बट मान लो कल को बी एम डब्ल्यू कल को टाटा मोटर्स को एक्वायर करती है, टाटा मोटर्स को बोलती है कि हम आपकी कंपनी में 10% इक्विटी 11% इक्विटी ले रहे हैं, ठीक है। तो 11% इक्विटी में बी का मैनेजमेंट कंट्रोल भी आएगा साथ में, क्योंकि 11% इक्विटी तो ज़्यादा होती है, ये कंपनी को मैनेज भी करेगी थोड़ा साथ में, ठीक है। इसके भी डिसीजंस इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये भी एक एफ है, ठीक है, ये भी एक एफ है। चाहे कोई कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट करे मोर देन 10%, ठीक है, इक्विटी में, या फिर नया का नया प्लांट ही इस्टेब्लिश कर दे, ठीक है। तो दोनों ही किस में आता है, दोनों ही आता है एफ में। बट एफ में क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट होता है। जैसे अब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें कंपनीज हमारी लिस्टेड है, ठीक है। अब मान लो कोई बाहर का बंदा आके रिलायंस के शेयर खरीदता है, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई फॉरेनर जब इंडियन कंपनी के शेयर खरीद रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। आगे हम और थोड़ा ड्वेल इन करेंगे, बट अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है। अब दूसरा और क्या कैपिटल हो सकता है, जो लोन आता है। लोन अब इंडिया में भी आ सकता है और एक्सटर्नल भी आ सकता है। तो जब गवर्नमेंट डोमेस्टिकली लोन लेके कैपिटल बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सोवरेन लोन्स। जो फॉरेन गवर्नमेंट से या इंडियन गवर्नमेंट से लोन्स होते हैं या फॉरेन गवर्नमेंट से लोन्स होते हैं। हो सकता है देखो, इंडिया बाहर के कंट्रीज़ को लोन दे रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है बाहर की कंट्रीज़ इंडिया को लोन दे रही हो, तो वो सब सोवरेन हो जाते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट लेवल पे लोन्स डील होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोवरेन लोन्स, ठीक है। और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन से आप पैसा ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक से ले लिया आपने, IMF से ले लिया लोन, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो गई, जो बाहर से पैसा आ रहा है। सोवरेन मतलब जो इंडिया का पैसा है, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट का पैसा है, दैट इज़ सोवरेन। और जो बाहर का पैसा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, बैंकिंग में क्या हो गया, बैंकिंग में दो चीज़ें और आती हैं, NRI के अकाउंट्स और फॉरेन, FCNR को क्या बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर नॉन रेजिडेंट्स, ऐसे शायद फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट रुको। हाँ, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, सॉरी, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स। दो चीज़ें होती हैं, जो NRIs मतलब जो बाहर के इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो बाहर के इंडिविजुअल्स हैं, उनका अगर इंडिया के बैंक में अकाउंट है, ठीक है, तो वो भी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उनका वो मान लो बाहर के इंडिविजुअल्स अगर अपना फॉरेन करेंसी में जो पैसा है, सॉरी, जो अपना पैसा है वो अगर इंडिया के अकाउंट्स में रख रहे हैं, ठीक है, तो वो इंडिया का भी एसेट है, राइट, इंडिया के पास वो पैसा है। और फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट क्या होते हैं, कि जो ये NRIs होते हैं, ये फॉरेन करेंसी में पैसा रखते हैं। जैसे मान लो कोई US में अगर काम कर रहा है, तो वो डॉलर में पैसा रखेगा, ठीक है, वो डॉलर में पैसा रखेगा, तो ये क्या हो गया, फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट है, ठीक है। तो ये भी किसके अंदर आता है, ये भी बैंकिंग के अंदर आता है। तो आपको याद क्या रखना है कि इतना सब है, ठीक है। इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट है, लोन्स हैं, लोन्स या तो इंडियन गवर्नमेंट से या फिर बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बाहर की गवर्नमेंट से, ठीक है। और बैंकिंग का क्या होता है, बैंकिंग में NRI के डिपॉजिट्स हो गए और फॉरेन करेंसी वाले डिपॉजिट्स हो गए। इन्वेस्टमेंट में क्या था हमारा, FDI और FII। तो ये जो पूरा आपको चार्ट है, ये पूरा चार्ट आपको याद रहना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है। करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। करंट में विजिबल इनविजिबल आता है, विजिबल में गुड्स आते हैं, इनविजिबल में सर्विसेज इनकम ट्रांसफर्स आते हैं, सर्विसेज के अंदर फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज आती हैं। इनकम में क्या आता है, प्रॉफिट्स आते हैं, इंटरेस्ट आते हैं, डिविडेंड्स आते हैं। ट्रांसफर्स में क्या आते हैं, डोनेशंस आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं, रेमिटेंसेज आते हैं, ठीक है। देन वी कम टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट में आपका FDI और FII हो गया, लोन्स में आपके सोवरेन लोन्स हो गए और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स हो गई, ठीक है। और बैंकिंग में क्या हो गया, बैंकिंग में NRI के अकाउंट्स हो गए और फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी में रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं करंट अकाउंट से, कि करंट अकाउंट जो हमने ये पढ़ा ना पीछे, कि करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल होते हैं। तो देखो, ट्रेड इन सर्विसेज इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम। मैंने बता दिया कि सर्विसेज दो टाइप की होते हैं, फैक्टर और नॉन फैक्टर। तो अब इन सर्विसेज से जो पैसा आता है ना, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम या नॉन फैक्टर इनकम। अगर फैक्टर सर्विसेज से पैसा आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। अगर नॉन फैक्टर सर्विसेज से पैसा आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फैक्टर इनकम, ठीक है। और ट्रांसफर पेमेंट्स की अगर हम बात करें, ट्रांसफर पेमेंट चार्ज क्या होता है, रिसीप्ट्स विद द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री गेट फॉर फ्री। मैंने आपको बता ही दिया कि ये तो फ्री में मिलता है, चाहे डोनेशन हो, चाहे गिफ्ट्स हो, चाहे रेमिटेंसेज हो, ये फ्री में मिलता है। इसके लिए आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है, विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स का कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा लेना कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, दीज आर द रिसीप्ट्स विच द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री गेट फॉर फ्री। ये फ्री में मिलती हैं, ठीक है, विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न, ठीक है। और ये गवर्नमेंट भी दे सकती है और प्राइवेट सिटीजन भी दे सकती है, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ लेबर कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल, दस कवरिंग इनकम फ्रॉम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड।
इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड प्रॉपर्टी एंड लेबर इनकम, ठीक है। तो ये जितनी भी, जैसे मान लो आपने कोई कैपिटल दिया है बाहर, ठीक है, आपने कोई लोन दिया है बाहर, ठीक है, और उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दैट इज़ अ फैक्टर इनकम, ठीक है। एंड दैट जो आपने सर्विस ये कैपिटल की प्रोवाइड करी बाहर, दैट इज़ कॉल्ड अ फैक्टर, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज। आपने लेबर बाहर प्रोवाइड किया, तो दैट इज़ अ फैक्टर सर्विसेज। अब इस लेबर को वेजेस मिलेंगी, अब ये वेजेस कहाँ से आएंगी, ये वेजेस फिर इंडिया में वापस एज अ रेमिटेंस आएंगी, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो मतलब ये जो वेज इसको मिल रही है लेबर को, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर इनकम, ठीक है। जब हम वो इसका कैलकुलेट करेंगे, जब हम नेशनल वो होता है ना, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं, NNP, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया है, तो उसमें हम ये सब इंक्लूड करेंगे। जो इंडिया का सिटीजन बाहर जाके कमा रहा है, जो लेबर सर्विस बाहर प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले उसको वेजेस मिल रही है, वो सब NNP में इंक्लूड होता है, राइट। तो वो सब हो गया हमारा फैक्टर सर्विसेज। और नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या हो गए, जिसमें कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जैसे शिपिंग हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गई, टूरिज्म हो गया, इंश्योरेंस हो गया। तो ये सब जो सारी सर्विसेज हैं, ये क्या है, दीज आर नॉन फैक्टर सर्विसेज, इसमें कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड नॉन फैक्टर सर्विसेज। और एक कंसेप्ट था बैंकिंग में जो मैं बता रहा था, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ये क्या होता है, इफ़ यू आर एन NRI एंड विश टू ओपन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट in India, you can opt for FCNR account that allows you to save money and earn overseas in foreign currency, ठीक है। जो आपने फॉरेन मतलब आपने US डॉलर, मान लो आप US में काम करते हो, आपने US डॉलर्स कमाए, ठीक है, आप चाहते हो कि एज अ US डॉलर ही मैं पैसा डालूँ अपने अकाउंट में, तो आप ये वाला जो स्कीम है इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो, ठीक है। आप फिक्स डिपॉजिट में जमा कर सकते हो इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो ये हो गया FCNR। अब देखो, अब दो चीज़ें और कंसेप्ट हैं, इंडियंस और फॉरेनर्स के बीच में हम ट्रांजैक्शन देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि इंपोर्ट किसको बोलते हैं और एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, लोग भूल जाते हैं और लोग गलत भी कराते हैं, ठीक है, तो ये बताना ज़रूरी है यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ ये इंडियंस हैं, ये अपने फॉरेनर्स हैं, ठीक है। अब इंडियंस जब फॉरेनर्स को बेचते हैं, मान लो बाहर से कोई फॉरेनर इंडिया में आता है, ठीक है, एंड दे ट्राई टू बाय दिस स्टफ जो इंडियंस बेच रहे हैं, तो इट इज़ इक्वलेंट टू कि इंडियंस जो हैं वो बाहर के लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। इसमें क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, जब ये इंडियंस लोकली, ये बाहर से आए हैं इंडिया में, ठीक है, ये फॉरेनर्स बाहर से इंडिया में आए हैं, अब ये यहाँ से सामान ले रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया का सामान ले रहे हैं, तो इन जनरल क्या हो रहा है कि ये लोग इंडिया को पेमेंट कर रहे हैं, ये इसको पेमेंट करेंगे मतलब इंडिया को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो गुड्स बेच रही हैं, ये बाहर फॉरेनर्स को गुड्स बेच रही हैं, ठीक है, और ये अपने साथ ये बाहर लेके जाएंगे, करेक्ट। तो ये क्या है, ये एक तरीके से एक्सपोर्ट है, ठीक है। एक्सपोर्ट सिर्फ ये नहीं होता है कि इंडिया से सामान बाहर किसी कंट्री में शिप होके जा रहा है, दैट इज़ नॉट ओनली द एक्सपोर्ट। अगर कोई बाहर का इंडिविजुअल इंडिया में आके सामान लेता है, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सपोर्ट, ठीक है, वो भी एक एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो जब जो फॉरेनर्स इंडिया में आके, ठीक है, इंडिया में आके गुड्स परचेज करते हैं, तो दैट इज़ काउंटेड इन एक्सपोर्ट्स, दैट इज़ एन एक्सपोर्ट। और ऐसे ही अगर उल्टा हुआ तो वो इम्पोर्ट हो जाएगा, मतलब अगर फॉरेनर्स इंडियंस को बेच रहे हैं, ठीक है, इंडियंस मान लो फॉरेन में जाते हैं और वहाँ से कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो इंडियंस बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़, ठीक है, क्योंकि हम फॉरेनर्स को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और वो हम गुड्स इंडिया लेके आ रहे हैं। इंपोर्ट में यही तो होता है, हम बाहर की कंट्री से इंडिया में गुड्स लाते हैं, ठीक है। अब चाहे वो शिप के थ्रू लाओ, चाहे आप वहाँ जाके खरीद के वापस फिर इंडिया में लाओ, दोनों ही चीज़ में वो क्या काउंट होता है, एज अ इम्पोर्ट काउंट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना कि अगर इंडियंस फॉरेनर्स को बेच रहे हैं तो दैट इज़ काउंटेड इन एक्सपोर्ट्स, और अगर फॉरेनर्स इंडियंस को बेच रहे हैं दैट इज़ काउंटेड इन इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है करेंट अकाउंट का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।